गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आप लोगों के समक्ष आया हूँ, ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने भी ये जीवन जिया है और मैं भी इसके जो बहुत सारे पड़ाव हैं उनसे गुजरा हूँ और इसलिए मैं मेरे अपने अनुभव को भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। साथ में मैंने मेरे जो कलीग्स को, मेरे फ्रेंड्स को, इन सबको जो मैंने देखा है, लाइक जो अनुभव किया है, उनको उनकी भी जो आप बीती है उसको भी मैं आपसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के बारे में। आज प्राइवेट सेक्टर हम सबकी ज़रूरत बन चुका है और अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर आज हमारे ब्लड में, हमारे सोसाइटी में इतना डीपली जा चुका है कि इसके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। और जो लोग आज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनकी भी कंडीशन आप देखिए तो काफ़ी हद तक आप ऐसा कह सकते हो कि वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं रहा, 70% वो प्राइवेट सेक्टर हो चुका है। क्योंकि वहाँ पे भी जो वर्किंग स्टाइल है वो प्राइवेट सेक्टर की जैसी ही है और आज उन्हें कहीं न कहीं इसके नाम पे प्रताड़ित भी किया जाता है, कहा भी जाता है, फ़ोर्स भी किया जाता है कि अगर आप ठीक से जॉब नहीं करोगे, आप अगर सही परफ़ॉर्मेंस नहीं रखोगे, तो हो सकता है कि ये जो आपका सेक्टर है जिस उसमें आप काम कर रहे हो, ये बहुत जल्दी ही प्राइवेटाइज़ हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। हमने बहुत सारे सेक्टर्स को देखा है, आप एविएशन को देखिए या आप रेलवे को देखिए, आज रेलवे में भी 70% प्राइवेटाइज़ हो चुका है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे कि ये प्राइवेटाइज़ेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब प्राइवेट का मतलब क्या था? बेसिकली प्राइवेट का मतलब ये था कि जहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हो, जहाँ वैल्यू फॉर मनी हो, जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। आपको आप जो भी पे करते हो उसके अगेंस्ट में आपको एक क्वालिटी सर्विस मिलती है। बट आज जो फैक्ट है वो कहीं बहुत ज़्यादा इससे दूर हो चुका है और ये जो दूर हो चुका है इसके लिए मैं आपको एक प्रेज़ेंटेशन भी शेयर कर रहा हूँ, तो जिसके साथ आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इससे कनेक्ट हो सकेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो मैंने प्रेज़ेंटेशन रखा है, ये किसको देखना ज़रूरी है। तो ये उनको देखना ज़रूरी है जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, या जो प्लानिंग कर रहे हैं अपना करियर प्राइवेट सेक्टर में बनाने के लिए, ये उनके लिए ज़रूरी है। ये साथ में उनके लिए भी ज़रूरी है जिनका जो अपना ऑर्गनाइज़ेशन है, वो बहुत ही जल्द प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में कन्वर्ट होने वाला है। या अगर आपको ये लग रहा है कि आप अभी पब्लिक सेक्टर में जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पे लेट आवर्स तक वर्क करना पड़ता है या उन सारी त्रासदियों को झेलना पड़ता है, जो प्राइवेट सेक्टर वाले व्यक्ति को झेलनी पड़ती है और बियर करनी पड़ती है। इसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं है जो अपने वर्क से, जो अपने प्राइवेट प्रेज़ेंट जो भी जॉब कर रहे हैं, उनसे डीपली सैटिस्फाइड हैं, तो उनको ये इसकी ज़रूरत नहीं है। और साथ में जिनको ये लगता है कि नहीं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या उनकी लाइफ में नहीं है, ये उनके लिए भी नहीं है। तो अब अगर हम आगे देखते हैं तो आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जब हम जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम होता है। उस हायरार्की सिस्टम में सारे जो काम हैं वो हमारे होते हैं लाइफ के, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से चलता है। और यहाँ पे जो आप जर्नी देखेंगे तो जर्नी हमेशा क्या होती है कि वो जर्नी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ को जाती है। आदमी यहाँ पे जॉइन करता है, लोअर लेवल पे जॉइन करता है और धीरे-धीरे वो प्रोग्रेस करके और अपनी मेहनत और अपनी स्किल और अपने नॉलेज, इन सब के बलबूते वो जो है वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन क्या ये केवल इसी वजह से पहुँचता है वहाँ तक? ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आज हम देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमें बहुत सारा कास्टिज़्म दिखेगा, ज़ोनल अ, जो है अपना पूरे कंट्री का सिस्टम, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो भी चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाता है। इसके साथ में बहुत सारी जगह पे कोई पर्टिकुलर कंपनी से लोग आते हैं तो उनका भी एक फ़ेवर होता है वहाँ पे, फ़ेवरिज़्म वैसा भी चलता रहता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अ, पूरी तरीके से ये अभी जो जैसा हम पहले सोचते थे कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब एफ़िशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि जहाँ पे सारे जो जो काम करने वाले लोग हैं वही वहाँ पे जाते हैं
और वही वहाँ पे जा करके सर्वाइव करते हैं या एक्सेल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको वहाँ पे दिखेंगी जिन्हें आप ये तो नहीं कह सकते कि वो एक क्वालिटी है या आपका जो स्किल है, नॉलेज है, परफॉर्मेंस है, उससे ही सब कुछ लाइफ में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक चीज है यहाँ पे। और इसके साथ में आप अगर देखेंगे तो आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से आपका खतरा जो है लाइफ में वो भी बढ़ता जा रहा है। और खतरे के साथ में आप देखेंगे तो जो जॉब के लिए प्रॉब्लम्स हैं वो भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और इस वजह से जॉब लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, डिसरप्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। डिसरप्शन का मतलब ये होता है कि जब हम आज से अगर 30-40 ईयर्स बैक इरा की बात करते हैं, जब लाइसेंस राज था या उसके बाद का समय था, तो उस समय क्या था कि कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होती थी वो एक अच्छे क्वालिटी बड़े बिजनेस जो घराने थे वही लोग स्टार्ट करते थे, और वही लोग ही उसको रन करते थे। और उसके बाद उसमें जो कंपनीज की लाइफ थी वो 30-40-50-60 ईयर्स की होती थी। यानी कि आदमी ज्वाइन करता था और वहीं से रिटायर होता था। तो जब वो कंपनी में इंटर करता था, या जब हम लोग अपनी बात करें तो हम भी जब उस कंपनी में इंटर हुए, तो इंटर होने के बाद में कंडीशन ऐसी थी कि हमें लगता था कि हम यहीं से रिटायर होंगे। और उसके उसकी वजह से क्या है कि हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ से रिटायर होंगे, तो हम देख पाते थे अपनी जर्नी को कि हाँ हमारा जो है वो लाइफ में हम एज ए सुपरवाइजर, एज ए जूनियर इंजीनियर, एज इंजीनियर, एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन हुए हैं, और यहाँ से हम वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, जीएम बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। तो इस तरीके से हम एक जर्नी को देख पाते थे, और होता भी ऐसा ही था। बट आज ऐसा नहीं है। आज कंपनियों की जो लाइफ है वो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप ज्वाइन करते हो तो 2, 4, 5 साल के बाद आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ता है, या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम पे नहीं रहते हो, आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो या फिर वो कंपनी ही बंद हो जाती है, तो फिर आपको दूसरा जॉब ढूँढना पड़ता है। और अभी तो एआई का युग आ गया है, तो अब एआई में देखेंगे कि ये चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है। और कब कितने लोग आप देखेंगे, 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे लोगों को एक साथ जो है, जो भी एमएनसीज़ हैं उसमें टर्मिनेट कर दिया जाता है। और एक अच्छा खासा कमाने वाला आदमी कब ज़मीन पे आ जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये इस वजह ये जो वर्क प्रेशर है, जो ये कल्चर सब डेवलप हो रहा है, तो इस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें तो नेचुरली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अननेचुरल भी हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि ये जो स्लाइड है इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति ज्वाइन यहाँ से होता है, और ये कोई ना कोई इस लेवल को, ऊपर के लेवल को अचीव करता है। जब वो ज्वाइन करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, गलत हो रहा है, फेवरिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आदमी के बहुत सारे एथिक्स, वैल्यूज़ सब होते हैं। लेकिन वो जब धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो ग्रो करके यहाँ से यहाँ तक की जर्नी करता है, तो उसके बाद में तब तक में उसका पूरा का पूरा माइंडसेट, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, नेचर सब कुछ बदल चुका होता है। और फिर उसे कुछ भी वही जो चीज़ें यहाँ पे गलत लगती थी, वो यहाँ पे बिल्कुल गलत लगती नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर भी कहीं न कहीं से प्रेशर होता है, या वो सिस्टम में इतना ढल जाता है कि उससे सही-गलत का एहसास ही नहीं होता, कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में कितना गलत व्यवहार कर रहा है, या कितना उनके साथ में ज्यादती कर रहा है, कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसके बारे में वो सोच भी नहीं पाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आदमी को सर्वाइव करने के लिए क्योंकि क्वालिटी और आपके अपने जो स्किल है, जो आपका नॉलेज है, उनकी एक लिमिटेड वैल्यू रहती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत जगहों पे बहुत रहती भी है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि आदमी का जो जॉब है वो एक टाइप जॉब होता है, और वो एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जॉब ही, उस एक्टिविटी ही उसको रोज़ करनी होती है। तो वहाँ उसका बहुत महत्व नहीं रह जाता, और इस वजह से आदमी को ग्रो करने के लिए, अपनी ज़्यादा इंक्रीमेंट पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में या मजबूरीवश या कॉम्प्रोमाइज़ करके, और वो फ्लैटरिंग में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और ये बाय फ़ोर्स ही है, क्योंकि नेचुरल तो उसका बिहेवियर नहीं होता। आया था तब वो यही सोच रहा था कि हमारे स्किल, हमारे नॉलेज, हमारे जो मेहनत है उसकी बदौलत मैं ऊपर जाऊँगा। लेकिन शायद उसको वो त्याग करके और ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल नहीं सोचा था उसने। लेकिन नहीं करेगा तो उसको कई बार ये भी थ्रेट होता है कि जो नहीं करेगा वो नहीं रह पाएगा वहाँ पे, और उसको बहुत तरह-तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। इसलिए शायद वो उसकी मजबूरी हो जाती है, तो उसको ये सब करना पड़ता है। और जो नहीं कर पाते हैं, जो अपने एथिक्स पे रहते हैं, या जो अपनी वैल्यूज़ पे रहते हैं, या कहीं पे और भी
सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर आपका डे टू डे की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी बढ़ जाता है और बहुत सारे केसेज़ में अब हम देख रहे हैं कि लोगों को सुसाइड भी करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेज़ रिसेंटली हुए हैं, मेरी नॉलेज में भी और आप लोग भी इसे देख ही रहे होंगे, हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। लोग स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अल्टीमेटली जो है वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो उन्हें नहीं चुनना चाहिए और वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स सभी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करके चले जाते हैं। तो अब ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये सच सच है, तो हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि जब हम जॉब में जॉइन करते हैं, तो जॉइन करते समय हमें सब कुछ ल्यूक्रेटिव दिखता है, सब अच्छा दिखता है, हमें सब ऊपर लोग दिखते हैं, जो मिलेंगे वो आपसे कहते भी हैं कि हम अपनी मेहनत, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए वो ऐसा होता है कि एक जस्ट जैसे जार है, जार में बहुत सारा अनाज भरा हुआ है, तो हमें लगता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम इसमें जितना चाहें उतना हम खाते रहेंगे, ये अक्षय पात्र है, कभी खत्म नहीं होगा और हमारी इतनी अच्छी लाइफ होगी, आगे जो मैं क्वालिटी लाइफ जीऊँगा, लाइफ में लाइफ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सब कुछ मुझे लाइफ में मिल जाएगा। बट उसको पता ही नहीं चलता, उसे एहसास ही नहीं होता, धीरे-धीरे करके जब वो खाता जाता है, उसी लाइफ़स्टाइल में वो सेट हो जाता है और वो इसमें ट्रैप हो जाता है कि उसके पास निकलने का कोई साधन नहीं होता और उसको जो भी मिलेगा, जैसे-जैसे ऊपर जाता है, वो मिलने का परसेंटेज जो कम भी होता जाता है, कई बार नहीं मिलता है, फिर भी इंसान को वहाँ पे रहना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, उस सारी यातनाओं को उसको झेलना पड़ता है। और इसका दूसरा परिणाम भी आता है, दूसरा परिणाम ये है कि बहुत सारे लोग उसी स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी इन सब चीज़ों के साथ में वहाँ पे अपना लाइफ़ गुज़ारते हैं और किसी तरह से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ़ जो थी, वो जो हेल्दी लाइफ़ थी, जब वो वहाँ पे आए थे, एनर्जेटिक थे, हेल्दी थे, सब कुछ था, वो धीरे-धीरे करके वो दवाओं पे डिपेंड होने लगते हैं और उनकी जो जर्नी है, वो हेल्थ से जो है वो मेडिसिन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है और धीरे-धीरे वो बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम ये बहुत सारे अपने लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ जो हैं, उसके लिए उसमें 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 वो ट्रैप हो जाते हैं और उसमें उनको ये सब चीज़ों से का सहारा लेना पड़ता है अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी देखिए हमने आपको बताया कि अब इसमें क्या-क्या था। सबसे पहले तो समस्याएँ क्या-क्या थी, तो समस्याएँ जो थी वो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि क्या हो रहा है, आप क्या सोच के आते हो, क्या गोल एस्पिरेशंस आपके सब रहते हैं, ड्रीम्स रहते हैं, वो है। उसके बाद क्या समस्या आई है, लेकिन अगर खाली समस्या को बता दिया जाए तो समस्या तो सबको पता है, तो फिर इसमें अलग क्या है? तो समस्या के अगर मैंने बताया है तो मैं निश्चित रूप से अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मेरा अपना 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इसका समाधान भी बताऊँगा। मैं अधूरे में आपको यहाँ पे नहीं छोड़ूँगा वरना आपका इस वीडियो को देखने का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल फुलफ़िल नहीं होगा। तो अगर हम आज एक एनालिसिस करने के लिए जाएँ, तो हम एनालिसिस करने में देखते हैं कि जो इंडिया में लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट है या आप कह सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो इंडिया में बहुत कम है, केवल 3% ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। और इस वजह से क्या होता है कि जो इंडिया में लोग पैसे अर्न करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में करें या कहीं बिज़नेस करके करें या कहीं से भी करें, तो उसका नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा लोग जो हैं उनको बचपन से एक ही चीज़ समझ में आता है और वो है मिट्टी और सोना। तो वो या तो पैसा अपना अ, रियल एस्टेट में डालते हैं या गोल्ड में डालते हैं। तो अब ये जो एक पूरा एनालिसिस है नेशनल लेवल का वो ये बताता है कि 49.4% लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा रियल एस्टेट में डालते हैं, लैंड में या हाउस में या शॉप्स में इन जगहों पे डालते हैं। उसके बाद जो 18% लोग हैं, वो अपना पैसा डिपॉज़िट करते हैं बैंक में और जो बाकी के 15% लोग हैं, वो गोल्ड में या सिल्वर में अपने पैसे को डालते हैं। 6.2% लोग हैं, जो इंश्योरेंस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखते हैं और 6.7% लोग ऐसे हैं, जो प्रोविडेंट फंड में अपने पैसे को डालते हैं। 4.8% लोग ऐसे हैं, जो इक्विटी में, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में ऐसी जगहों पे अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3.5% लोग ऐसे हैं, जो कि अपने पैसे को कैश में रखते हैं, जिनका पैसा बैंक में ही आइडल पड़ा रहता है। तो ये जो है एक नॉर्मल आप कह सकते हो कि एक सिनेरियो है, कि जो लोगों का एक पैटर्न है, इन्वेस्टिंग पैटर्न है आप कह सकते हो, तो वो है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा जो है वो बहुत ही स्कैरिंग है और अगर आप देखेंगे, तो जो लोग ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनका अगर एक डिटेल सर्वे जो किया गया, वो ये कहता है कि इस वजह से जो 100 लोगों का की बात अगर हम करें, तो जिन्होंने कि अपना जॉब 25 इयर्स की एज में शुरू किया था और जिन्होंने अपना जॉब 60 इयर्स या 65 इयर्स तक किया,
उसमें से पूरी लाइफ जर्नी में केवल 1% ही लोग ऐसे थे जो वेल्दी बन पाए, जिन्होंने बहुत बड़ा कॉर्पस या पैसा इकट्ठा किया। 4% लोग ऐसे थे जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए, यानी कि उनको उनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो था वो एक अच्छा था, साउंड लाइफ वो गुजार रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। 9% ऐसे लोग थे जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी या बाकी सब चीज़ों की वजह से उनकी डेथ हो गई, वो अपना लाइफ साइकिल जो है पूरा नहीं कर पाए। 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी काम करना पड़ रहा है, अभी भी मतलब अगर आप 58 ईयर्स का समझते हो कि रिटायरमेंट आपका आपके यहाँ पे है, तो आप 58 ले लीजिए या मैक्सिमम 60 ले लीजिए। तो 60 के बाद भी उनको जॉब करना पड़ता है, 65 तक भी जॉब करना पड़ता है, 67 70 तक भी जॉब करना पड़ता है। क्योंकि जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास तो जीने के लिए जितनी पैसे की ज़रूरत है उतना है ही नहीं, तो कैश फ्लो उनके पास रहता नहीं है। 27% लोग ऐसे हैं जो किसी तरह से सर्वाइव करते हैं, मैनेज करते हैं सर्वाइवल के लिए, यानी कि उनकी ज़रूरत महीने के 20,000 रुपए है तो किसी तरह से 10-12 हज़ार रुपए उनका फंड से या पेंशन से कहीं से आता है, और बाकी कुछ पैसों के लिए उन्हें अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बच्चों से सपोर्ट लेना पड़ता है, जो कि डेफ़िनेटली क्वालिटी लाइफ़ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जिनको अपने जीवन भर दिया है, उनसे अगर हमें माँगना पड़ता है, तो हमारा मान-सम्मान कहीं न कहीं उससे हर्ट होता है। 50% 54% लोग ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, जो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं, जिनकी लाइफ़ जो है वो क्वालिटी लाइफ़ बिल्कुल नहीं रहती है। उनको डे टू डे की लाइफ़ में भी हर चीज़ के लिए उन्हें हाथ फैलाना पड़ता है, माँगना पड़ता है, और बदले में उन्हें बहुत सारी जो है तिरस्कार मिलते हैं, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, और इस किसी तरह से वो आप कह सकते हो कि जीते हैं बस, वो जीते हैं, बाकी उनका कोई लाइफ़ नहीं रहता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खत्म ही हो जाते हैं, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिनका लाइफ फिनिश हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी जर्नी है, और अभी इसमें से ख्वाहिश क्या रहती है? ख्वाहिश हम में से सब जब ऐसी यातनाओं से गुज़रते हैं, ऐसी मुश्किलों से गुज़रते हैं, ऐसी परेशानियों से गुज़रते हैं, जब हमें बॉस से फायर होना पड़ता है, जब हमें बॉस से सुनना पड़ता है, और ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, तो तारीफ़ के बजाय जब हमें गालियाँ मिलती हैं, तो हम सबके मन में ऐसी ख्वाहिश आती है, हमारे मन में ऐसी इच्छा आती है कि हम अपने बॉस को किक आउट कर दें। लेकिन मजबूरी है कि हम ऐसा सोचते हैं, केवल ये ड्रीम में रहता है। वो जो आप कह सकते हो कि रियलिटी में ऐसा होता कुछ नहीं है। ये उन्हीं के साथ हो सकता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छी तरह से समझते हैं, या जिन्होंने किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर का हेल्प लिया हुआ है, और एक फाइनेंशियल गाइडेंस उनको मिल रहा है प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में। उन्होंने अपनी गोल प्लानिंग वगैरह सब एडवांस में की हुई है, तो वो जो है इस काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। और ऐसा ही एक जो प्लान है उसको बोलते हैं 7 इवेंट्स फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग, टू किक योर बॉस। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनिटली आप अपने बॉस को किक आउट कर सकते हैं, और ये करने में ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 12 टू 18 ईयर्स के बीच का टाइम लगता है, और इतने दिनों में आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका पैसिव इनकम बहुत अच्छा जनरेट होने लगता है, और तब आप ऐसा करने में सक्षम रहते हो, या जिस दिन आपके बॉस को ये पता चल जाता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अब वो आपका जॉब रहे या नहीं रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डेफ़िनेटली 100% मैंने देखा है लाइफ़ में, बॉस का जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जो आपके प्रति मैनेजमेंट का जो बिहेवियर है, वो सब कुछ बदल जाता है, और आप बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें पाते हो जिसको कि आप डिज़र्व नहीं भी करते हो। तो अब इसके बाद में अगर आप एक फाइनेंशियल जर्नी देखेंगे, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, जो हमारी मार्केट में, सोसाइटी में अवेलेबल हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है जिन्हें जो सिंपल जिनको नहीं चीज़ें समझ में आती हैं, वो एफडी का सहारा लेते हैं, पीएफ, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, बैंक एफडी। ये सारे जो है स्मॉल स्केल सेविंग स्कीम, इसका नाम ही सेविंग स्कीम है। तो जहाँ पे ये पैसे को रखते हैं, ये एक्चुअली मनी का प्रोटेक्शन करता है, यहाँ पे मनी का ग्रोथ नहीं होता। तो ये प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, ये क्या करती हैं, जितने पैसे आप डालते हो, उतने पैसे को 7-8%, 6 टू 8% पे ग्रो करती है, और लगभग इन्फ्लेशन भी इतना ही होता है, इसलिए आपको लगता है कि मेरा पैसा 7-8% के रेट से बढ़ रहा है, बट एक्चुअली आपके पैसे का वैल्यू कुछ नहीं बढ़ता है, खाली नंबर ही बढ़ता है। पर वैल्यू तो उतनी ही रहती है। तो वो किसी भी तरीके से एक ऑर्डिनरी लाइफ़ गुज़ारने में सक्षम रहते हैं। उसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो है ये जो आपका इसको ग्रोथ फंड भी आप कह सकते हो, जहाँ पे कि पैसे का आपका ग्रोथ होता है, और यहाँ पे नॉर्मल जो रिटर्न है इन्फ्लेशन से 1-2% ज़्यादा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे आप पैसे को थोड़ा बहुत ग्रो करते हो, इन्फ्लेशन को 2% से करीब-करीब ये बीट करता है। तो आपका लाइफ़ कंफर्टेबल रहता है। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो इक्विटी है।
और इक्विटी में डेफिनेटली पैसा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। अपना जो कंट्री है उसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सबसे अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं, सबसे अच्छी इकोनॉमी हमारी साउंड कर रही है, ग्रोथ हमारा बहुत अच्छा है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि अगर लास्ट 37 ईयर्स की बात की जाए, तो अगर किसी ने एफडी में पैसा रखा है तो उसका पैसा 20 टाइम्स ग्रो हुआ है, गोल्ड में रखा है तो 37 टाइम्स ग्रो हुआ है, सिल्वर में रखा है तो 24 टाइम्स ग्रो हुआ है, और अगर इक्विटी में रखा है उसने तो 260 टाइम्स ग्रो हुआ है। क्योंकि यहाँ का रिटर्न जो है वो मोर और लेस 7.5% से कम रहता है या 8% से कम रहता है। यहाँ पे जो रिटर्न है वो 9 to 10% के आसपास रहता है। और यहाँ पे जो रिटर्न है सेंसेक्स का या निफ्टी का आप देखेंगे तो लास्ट 37 ईयर्स का जो रिटर्न है वो लगभग 14 to 15% से ज़्यादा का है। यानी कि आप इन्फ्लेशन को 6-7% से बीट करते हो तो डेफिनेटली आपका लाइफ जो है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। अगर हम मैं यहाँ पे बात करूँ कि अपना अभी तक का जो डेटा है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रिटर्न है वो आप अगर देखने जाएँगे तो लगभग जो एफडी का एवरेज रिटर्न है, वो अभी तक 7 पॉइंट 6.75%, 8.75% का एवरेज रिटर्न है। लेकिन वो पहले क्या था कि एफडी में जो रिटर्न मिलते थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। वो पहले 12% भी रिटर्न मिलता था, लेकिन बाद में वो धीरे-धीरे करके कम हो गया। और ऐसे ही गोल्ड का अगर आप रिटर्न आप देखने जाओगे तो वो लगभग उसने जो रिटर्न अपने को दिया है एवरेज रिटर्न वो 8.75% का दिया है। ऐसे ही मैंने 9% के आसपास कोट बताया था, आपको कोट किया था। और ऐसे ही अगर आप जो है वो पीपीएफ की बात करेंगे तो वहाँ पे एवरेज रिटर्न 9.2% है, लेकिन अभी वो पहले किसी ज़माने में 12%, यहाँ पे आप देखेंगे कि 8%, 9%, 12% ऐसा मिला करता था 90s के इरा में, 90s टू 2000 तक। लेकिन अब ये धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और अभी 7.1% के आसपास तक आ चुका है। और लेकिन आप मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो उसने काफ़ी अच्छा हैंडसम रिटर्न डिलीवर किया है, 14.77% का सीएजीआर उसका अभी तक का है। तो इस तरह से आप अगर इसमें अपना एलोकेशन अपने इन्वेस्टमेंट का इस तरह से करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाते हैं। और कॉर्पस इकट्ठा करने से आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी है वो अचीव हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया है कि अगर आप एक नॉर्मल फिनोमिना है कि अगर कोई करोड़पति बन जाता है यानी कि एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकता है। तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो आपके आपकी आपका लाइफ चूँकि जॉब आपका 25 ईयर से शुरू हुआ था, तो वहाँ से शुरू करने में आपको 1850 रुपीज़ 15 रुपीज़ पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 30 ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो 30 ईयर्स के एज में शुरू करते हो तो 3 टू 46 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे अगर आप 35 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे तो 5875, और 40 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू करते हो तो 10,870 रुपीज़ 71 रुपीज़ है, वो पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आप जो है वो इस जर्नी को अचीव कर सकते हो। और अगर आपका चूँकि जब आप जॉब शुरू करते हैं तो आपकी सैलरी कम होती है और फिर धीरे-धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ती है, तो उसको हम स्टेप अप बोलते हैं कि एवरी ईयर जैसे हमारा इंक्रीमेंट 10% होगा तो मैं मेरी इन्वेस्टमेंट को भी 10% बढ़ाऊँगा। तो अगर मैं इस तरह का कोई प्लानिंग के बारे में प्लान करता हूँ, मैं सोचता हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो है वो 25 ईयर्स में 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए 634 रुपीज़ का से स्टार्ट करना पड़ता है। और 30 ईयर्स में 1252 रुपीज़ से करना पड़ता है। 35 ईयर्स में 2541 रुपीज़ से करना पड़ता है, और 40 ईयर्स में 5367 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर एवरी ईयर जो है जैसे-जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता जाता है, वैसे-वैसे हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं। और बढ़ाने के बाद में अगर हम एक अच्छा डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो जो है वो बनाते हैं किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से, जो भी आप जिसको भी जानते हो, तो उससे आप प्लान करके और आप इस जर्नी को अचीव कर सकते हो। और अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको एग्रेसिव रखते हो, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि किक योर बॉस। तो किक योर बॉस के लिए ज़रूरी है कि आप जितना पैसा अर्न करते हो, जितना भी पैसा आप अर्न करते हो, उसका 25 टू 30% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिलीजियसली। और उससे क्या होगा कि ये जो जर्नी है, जो आप देख रहे हैं कि आपकी 35 इयर्स की है या यहाँ पे 30 इयर्स की है या यहाँ पे 25 इयर्स की है, वो जर्नी सिमट करके 12 टू 15 इयर्स में पूरी हो जाती है। यानी कि 12 से 15वें साल के अंदर आपके पास इतना कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है कि उस कॉर्पस से जो पैसिव इनकम आएगी, जो खाली इंटरेस्ट अगर मैं देखूँ 8% के रेट से, तो वो इतना आता है जो आपकी सैलरी के बराबर है। अगर सैलरी के बराबर मेरे पास पैसा लाइफ टाइम आने का अरेंजमेंट हो जाता है, तो डेफ़िनेटली मैं मेरे बॉस को किक आउट कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप इससे तो सहमत होंगे, निश्चित रूप से। तो अभी अगर आपको आप ये समझते हैं कि जो मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो रिलेवेंट है,
आप भी कहीं न कहीं इसके पार्ट हैं, कहीं न कहीं आप भी इससे गुज़र रहे हैं। आपको भी इन सब सारी तकलीफ़ों का एहसास हो रहा है। आपके अंदर भी वो तड़प है कि आप इससे इस समस्या से बाहर निकलें या कि योर बॉस की पोज़ीशन में आप पहुँच जाएँ। तो ये सारी अगर आपकी ख्वाहिशें हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अ, सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आप कनेक्ट हों, एक अच्छी टीम के साथ कनेक्ट हों, एक कंपनी के साथ कनेक्ट हों और जो कि आपके लाइफ के गोल्स, इंस्पिरेशंस, ड्रीम्स ये सारे चीज़ों को में आपको हेल्प करे, जो आपको लाइफ फ्रीडम प्रोवाइड कराए। लाइफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? लाइफ फ्रीडम इज़ इक्वल टू हेल्थ फ्रीडम प्लस वेल्थ फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम। तो ये एक फ़ॉर्मूला है लाइफ फ्रीडम का। तो लाइफ फ्रीडम का फ़ॉर्मूला जो है उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो अचीव करना है नॉर्मली क्या करता है आदमी? वेल्थ, टाइम, हेल्थ ये 3 चीज़ पे फ़ोकस करता है। उसको ये लगता है कि लाइफ़ फ्रीडम का मतलब है मैं वेल्थ फ्रीडम अचीव कर लूँगा, तो मुझे टाइम फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम मिल जाएगी। बट सच्चाई ऐसी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है, वो आदमी के हेल्थ का होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आदमी को हेल्थ को देना चाहिए, उसके बाद टाइम को देना चाहिए और फिर उसके वेल्थ को देना चाहिए। तो ये जो फ़ॉर्मूला है लाइफ़ फ्रीडम का, वो अचीव करने के लिए आप इन तीजों तीनों चीज़ों पे प्रायोरिटी इस हिसाब से आपको पीछे से आगे की तरफ फ़ोकस करनी है। लेकिन फिर भी जो अ, लाइफ़ फ्रीडम अचीव करना है तो आपको कहीं न कहीं वेल्थ फ्रीडम अचीव करना पड़ेगा। अगर वेल्थ फ्रीडम आपने अचीव कर लिया, तो डेफ़िनिटली टाइम फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम आपके साथ में रहेगी। तो अगर आप ये जर्नी अचीव करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ़ में अपनी लाइफ़ को क्वालिटी लाइफ़ में कन्वर्ट करें, जो भी आपके लाइफ़ के गोल्स, एस्पिरेशंस हैं, उनके साथ में आप जिएँ और आपको अ, जो ये ऊपर मैंने आपको शो किया था, ऐसी समस्याओं से नहीं गुज़रना पड़े, ठीक है? इससे भी ना गुज़रना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे एडवाइज़र का हेल्प लीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए और अपनी प्रॉपर गोल प्लानिंग कीजिए, उसके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ़ को सुखमय बनाइए। तो मेरा मेरी आप सभी लोगों के लिए हृदय से कामना है कि आप जल्द से जल्द जो लाइफ़ फ्रीडम है उसको अचीव करिए और अचीव करके एक अच्छी खुशी की जो लाइफ़ है उसे गुज़ार सकें। आप इसके लिए हमारी कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज़ सर्विस फिनसर्व और कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करने के लिए आप या तो मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। मेल है मेरा dushyant1971@gmail.com यहाँ पे आप मुझे मैसेज मेल भेज सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9913274333 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद में हमारा एक अपना पूरा प्रोसेस है और रिस्क प्रोफाइलिंग का, उसके बाद आपका 7 मिनट्स फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा और फिर आपकी जो भी ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, गोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान बनेगा और फिर हम आपको बताएँगे कि आप क्या करके किस तरह से आप कितनी जल्दी किक योर बॉस जो है इसको आप अचीव कर पाएँगे और अपनी लाइफ़ को सुखमय बना पाएँगे। थैंक यू वेरी मच।